हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 4। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले 5 से 7 मिनट वीडियो को जरूर देखें। अगर कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जितना आप चैनल को शेयर करोगे, जितना आप चैनल को आगे बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ही बेनिफिशियल कंटेंट आपके लिए आता रहेगा चैनल के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट लेके आएँ। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो पेपर पास ट्रिक्स, जैसे पीपीटी चैनल का नाम है ना, तो पेपर पास ट्रिक्स ये क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, चैनल के बायो में इसका लिंक भी है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो या डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। दोस्तों, जहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 3 वहाँ पे क्या होते हैं, सही होता है, 1 इनकरेक्ट होता है। लेकिन जब 3 गलत हो, 1 सही पहचानना हो, तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जो लाइट होती है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उदासीन होती है। ठीक है, और इसकी गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको फोकस करना है मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर हम बोले कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, फिर क्या आएगा यहाँ पे, लाख जब बोलेंगे तब किलोमीटर आएगा, लेकिन 3 × 10⁸ बोलेंगे तो मीटर पर सेकंड आएगा दोस्तों। ठीक है, अब 3 लाख में देखिए कितनी जीरो आती है 3 लाख में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 3 लाख में दोस्तों 2 2 4 1 5 जीरो आई ना, यहाँ पे कितनी 8 जीरो है। तो मीटर कब बनता है, जब 1000 से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, तब मीटर बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 जीरो ये हुआ और 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तभी तो 8 जीरो बन रही है ना, इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 जीरो है तो किलोमीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जब पूछा जाए कि चंद्रमा से, कहाँ से, चंद्रमा से, अब चंद्रमा का अपना प्रकाश तो होता नहीं है, सूर्य का ही प्रकाश आता है चंद्रमा से टकराकर। तो चंद्रमा का प्रकाश कब पहुंचता है पृथ्वी तक, तो 1.28 सेकंड। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है कि 8 मिनट 16 सेकंड, यहाँ पे आप इसको बोलते हो 1 मिनट 28 सेकंड। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इतना नहीं समय लगता, 1.28 सेकंड ही लगती है बस, 1 सेकंड पूरी, और अगली सेकंड आधी भी नहीं, इतनी ही सेकंड में चंद्रमा से यहाँ पर प्रकाश आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ दोस्तों, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वो अलग बात है कि वो वेव्स में चलता है ऐसे ऐसे, और लेकिन चलता तो वो सीधी रेखा में, रेखा तो सीधी होगी ना। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। लाइट जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग ही होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग की अगर बात करें, देखिए इसको आप कैसे पहचानोगे, हिंदी में अगर आपने पहचाना है तो प्रस्थ। ठीक है, प्र आ रहा है ना, प्र, और प्रकाश में भी क्या आ रहा है, प्र। तो प्रकाश और प्रस्थ को जोड़ोगे तो अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश की तरंगे। और जो ध्वनि की तरंग होती है दोस्तों, ध्वनि की तरंगे वो होती है अनुदैर्घ्य। कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य। इसमें क्या है, ध्वनि अदद है, इसमें भी अदद है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी आसानी से इसको भी कनेक्ट कर पाओगे आप। लेकिन अगर इंग्लिश की बात आए कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड को कैसे जोड़ोगे, तो इंग्लिश में आपने क्या करना है, लाइट है जो, उसको लॉन्गिट्यूड से नहीं जोड़ना, लाइट को ट्रांसवर्स से जोड़ना है आपने। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर अगर लाइट को आपने ट्रांसवर्स से जोड़ दिया, तो फिर साउंड को किससे जोड़ोगे, लॉन्गिट्यूड से जोड़ोगे। अगर बात करें साउंड वेव और लाइट वेव की, ट्रैवल ये कैसे करती हैं? ठीक है, तो लाइट वेव दोस्तों ऐसे ट्रैवल करती हैं, जो इनकी डायरेक्शन होती है ना दोस्तों ट्रैवलिंग की, ठीक है, जिस तरफ वो ट्रैवल करती है उसको कैसे चलती है, उसके ये लंबवत चलती है दोस्तों, ऐसे पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। ठीक है, ऐसे चलेगी। जबकि साउंड वेव क्या करते हैं दोस्तों, इसकी पहचान होती है कि जो इनकी डायरेक्शन होती है ना, साउंड वेव की जो डायरेक्शन होती है प्रोपेगेशन की, ये उसके पैरेलल। ठीक है, ये तो जैसे देखिए ऊपर जा रही है तो यानी कि वो 90 डिग्री पे जाएगी एक प्रकार से। ठीक है,
और ये फिर नीचे जाएगी, फिर 90 डिग्री पर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो यानी कि एक प्रकार से लंबवत चल रही है, जबकि ये क्या कर रही है, पैरेलल चल रही है दोस्तों, ठीक है। ये क्या करेगी, पैरेलल चलेगी, एक बार सामने जाएगी, ठीक है, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर रिलैक्सेशन आएगा पूरा, फिर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन आएगा, टू एंड फ्रो मोशन ऐसे ही चलती है साउंड की वेव। और इनको मीडियम की आवश्यकता होती है, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है दोस्तों, इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। लाइट वेव तो क्या होती है, लाइट तो सूर्य से भी आ जाती है, चंद्रमा से भी आ जाती है, लेकिन साउंड दोस्तों वहाँ से नहीं आ सकती, क्योंकि उनके बीच में मीडियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑल्टीट्यूड सिकनेस का एक लक्षण नहीं है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, और पूछा हुआ उसमें कौन सा लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो सिम्टम को लक्षण बोलते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। ऑल्टीट्यूड होता है हाइट, ट्रायंगल वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है उसको हम एक प्रकार से क्या मानते हैं, उस ट्रायंगल की हाइट मानते हैं। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस कोई बीमारी है कि जिसमें हाइट में जाने पर कोई दिक्कतें आती है। क्या क्या दिक्कतें आती है, देखिए, मितली या नोइसा आ सकता है हाइट पे जाने पर। जो अगर किसी को ऑल्टीट्यूड सिकनेस है ना, तो उसको मितली हो सकती है, नोइसिया हो सकता है। नोइसिया क्या होता है, जैसे ड्रोजीनेस, नींद सी आने लग जाती है, ठीक है, अब ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आएगी, ठीक है। तो हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, थकान हो सकती है, फैटिग उसको हो सकती है, ठीक है। डायरिया जरूरी नहीं है कि डायरिया उसको हो, ठीक है दोस्तों। तो हाइट से जो अल्टीट्यूड की सिकनेस है जो, उससे रिलेटेड ये 3 लक्षण है। अब इसमें देखिए क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, अब वो जैसे पहाड़ पे जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है, सरफेस पर तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है फुल, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो हाइट पे जाता है तो अपनी अपनी बॉडी का हिसाब हो जाता है दोस्तों, कि कुछ की बॉडी क्या होती है, ऑक्सीजन को कवर नहीं कर पाती हाइट पे जाने के बाद। तो दोस्तों अगर वो सांस के द्वारा उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं गई, तो दोस्तों क्या होगा, फेफड़ों में जाएगी ऑक्सीजन, और लंग्स से जाने के बाद वो क्या होगी, ब्लड में घुल जाएगी। ब्लड में घुलने के बाद दोस्तों वो जाएगी कहाँ पे, हार्ट में, और हार्ट पंप करेगा उसको थ्रू टू द ऑल बॉडी पार्ट। अभी वो सभी वो बॉडी पार्ट में जाएगी, तो दोस्तों उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको दिमाग में भी जाना पड़ेगा, और दिमाग को भी ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा चाहिए दोस्तों, तभी हमारा हेल्थी माइंड हो पाता है। नहीं तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी नहीं है तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम थकान में हैं, या फिर बेहोशी की सिचुएशन भी बन जाती है अगर दिमाग में पूरी ऑक्सीजन ना पहुँचे तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों जब उसके पास दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो उसको क्या होती है, उसको पहली बात तो नोसिया वगैरह की फीलिंग आ जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, और फिर हार्ट को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच पाए। तो इसलिए हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। और थकान दोस्तों, थकान तो होगी ना, अभी इतनी तेज़ी से अगर हार्ट काम करेगा, बॉडी का फंक्शनैलिटी अगर एकदम से तेज़ हो जाएगी और दिमाग को ऑक्सीजन पूरी मिले ना, ठीक है, तो थकान भी महसूस होती है। तो इसलिए दोस्तों ये अल्टीट्यूड सिकनेस के ये सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे पौधे में फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख रूप है। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। क्या काम होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का। जबकि जो जाइलम टिश्यू होता है उसका क्या काम होता है, जल यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड, ये मैंने पहले की वीडियो में बता रखा आपको। देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख रूप है। तो दोस्तों प्लांट्स में जो देखिए सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज, इस फॉर्म में फूड को वो क्या करता है, स्थानांतरित करता है फ्लोएम। उस पौध समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नग्नबीजी होते हैं और बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय, ठीक है, वुडी होते हैं, सदाबहार यानी कि एवरग्रीन होते हैं, और बहुवर्षीय यानी कि कई साल तक जो जीवित रहते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। What is the name of the plant group whose plants bear naked seeds and are usually perennial, evergreen and woody। यहाँ से दोस्तों ये जो है ना, इंग्लिश में पूछी जाती है चीज़ें, क्या क्या पूछी जाती है, जैसे बाइनियल, ठीक है, बाइनियल और पेरेनियल यानी कि 2 साल में आने वाला बाइनियल बोल देते हैं, पेरेनियल यानी कि कई साल बहुवर्षीय जो उसको पेरेनियल बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें से कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नग्न बीजी होते हैं और बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठीय होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना वो पादप जगत से है। पहली बात तो पादप जगत, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, 5 प्रकार के किंगडम होते हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, ऐसे ही एक एनिमेलिया होता है, एक प्लांटी होता है।
तो प्लांटी जो किंगडम होता है ना, पादप, उसके अंदर कैसे वर्गीकरण होता है दोस्तों, दो प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला होता है अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, नाम से पता चल रहा है कि पुष्प यानी कि अपुष्प, जिन पे फूल नहीं होते, ठीक है, इन पे ना तो फूल होते हैं दोस्तों और ना ही इन पे बीज होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं पुष्पोद्भिद, ठीक है। पुष्पोद्भिद में फूल होते हैं, इनके पास फूल भी होते हैं और इनके पास बीज भी होते हैं दोस्तों, ठीक है, फूल होंगे और बीज भी होंगे। अब देखिए जो ये अपुष्पोद्भिद होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है थैलोफाइटा, दूसरी होती है ब्रायोफाइटा, ठीक है, और तीसरी होती है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होती है, इनका शरीर थैले जैसा होता है, ठीक है, इनकी टहनी वगैरह शाखाएं नहीं होती, ठीक है, जड़ें भी नहीं होती, सिर्फ क्या होता है थैले के आकार का इनका शरीर होता है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं थैलोफाइटा। तो जो शैवाल होती है, शैवाल, कवक, जीवाणु, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है दोस्तों। ब्रायोफाइटा इनसे थोड़ा आगे चला जाता है, जैसे मोस वगैरह के जो प्लांट होते हैं ना, मोस बोल देते हैं जिसको, वो ब्रायोफाइटा में आते हैं, ठीक है। और टेरिडोफाइटा इनसे थोड़ी आगे चली जाती है, टेरिडोफाइटा में थोड़े और बड़े प्लांट आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होती है दोस्तों, इनमें इसमें जो ब्रायोफाइटा होता है, इसमें संवहन उत्तक इतना ज़्यादा विकसित नहीं होता, इसमें संवहन उत्तक होता ही नहीं है, और इसमें सही विकसित संवहन उत्तक होता है। अब संवहन उत्तक क्या करता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जो करते हैं वो संवहन उत्तक होते हैं। अब पुष्पोद्भिद में देखिए एक बार कौन कौन से है, यहाँ पे आते हैं, ये जो क्वेश्चन आया ना हमारा, यहाँ पे आता है नग्नबीजी और आवर्तबीजी। अब नग्नबीजी आवर्तबीजी क्या है, नग्नबीजी को बोल देते हैं देखिए हम जिम्नोस्पर्म। अब देखिए यहाँ पे अगर हिंदी में तो इसने क्या किया, नग्नबीजी को जिम्नोस्पर्म लिख दिया, और वैसे भी हम साइंस में पढ़ते हैं तो नग्नबीजी हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म। तो इसलिए क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो जाता। इंग्लिश में तो फिर भी कंफ्यूज कर रहा है कि नेक्ड सीड लिख रखा है यहाँ पे, नेक्ड सीड, और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ रखा है दोस्तों वो तुरंत कनेक्ट करेगा कि जिनके बीज जो नेक्ड होते हैं, यानी कि उन पर क्या होता है, कोई परत नहीं होती बीजों के ऊपर, तो उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और जिनके ऊपर आवर्त बीजी होते हैं जो, उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। अब दोस्तों नग्न बीजी कौन से होते हैं और आवर्त बीजी कौन से होते हैं, इनकी अगर आपको एग्जांपल दूं तो देखिए देवदार का जो पेड़ होता है ना, देवदार, चीड़, सिकोया, ठीक है, सप्रूस, ये जो पेड़ होते हैं इनके बीज ये क्या होते हैं, ये नग्न बीजी होते हैं दोस्तों। और आवर्त बीजी कौन से होते हैं, जितने भी आपके बाकी बच के, जैसे लहसुन हो गया, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गए, नींबू, संतरा, खरबूजा, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आवर्त बीजी में आती है। लेकिन आवर्त बीजी में भी एक क्वेश्चन आगे पूछा जाता है, एक तो मोनोकोट, एक डायकोट। मोनोकोट डायकोट का क्या मतलब होता है, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री का क्या मतलब है, जैसे कई बार हम जैसे बादाम खाते हैं, तो बादाम के अंदर जो गिरी होती है उसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, जिसमें दो टुकड़े जुड़े होते हैं। जैसे मूंगफली के अंदर से दो गिरी जो निकलती है उसमें भी दो टुकड़े जुड़े होते हैं। लेकिन कई बीज ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें दो टुकड़े नहीं जुड़े होते, उनमें एक ही टुकड़ा जुड़ा होता है। जैसे जो लहसुन होता है ना, लहसुन में क्या होता है, पूरा का पूरा एक ही वो निकलता है अंदर से, ठीक है। और आवर्त बीजी होता है, ढका हुआ होता है, उसके ऊपर से कवर उतरता है, उतरने के बाद अंदर से क्या निकलता है, एक ही बीज निकलता है। जबकि द्विबीजपत्री में क्या होता है, जैसे नींबू का बीज हो गया, संतरे का बीज हो गया, खरबूजे का बीज हो गया, और ये तो छोटे छोटे हो गए। मेन तो आप बादाम से समझ सकते हो, जैसे बादाम हो गया, ठीक है। तो बादाम में क्या होता है, अंदर से जो वो गिरी सी निकलती है, तो उसके अंदर से क्या होता है, दो बीजपत्री होता है, वो उसके अंदर से दो टुकड़े निकलते हैं, ठीक है, तो वो दो बीजपत्री हो गई। तो यहाँ से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखिए, तो नग्न बीजी पूछा जाएगा तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है, आवर्त बीजी पूछा जाएगा तो एंजियोस्पर्म, ठीक है। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा को पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से किस श्रेणी में आते हैं, तो ये दोस्तों अपुष्पोद्भिद होते हैं, दोनों के दोनों ही, ठीक है।
इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मोस। मोस की क्या खासियत होती है, ये अपने से कई गुना, जैसे 10 से 12 गुना पानी सोख लेता है। तो जब पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं ना, छोटे पौधे जो होते हैं, ठीक है, नर्सरी में, तो उसके नीचे आपने देखा होगा मिट्टी सी लगी रहती है, लेकिन वो प्योर मिट्टी भी नहीं होती, उसके साथ घास की मिट्टी सी होती है वो, ठीक है। तो वो क्यों लगाते हैं, वो मोस लगाते हैं क्योंकि इसमें पानी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है और पौधा सूखता नहीं है लंबे समय तक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्रायोफाइटा होता है ना, ब्रायोफाइटा, इसको बोलते हैं हम पादप जगत का, इसको बोलते हैं हम पादप जगत का, प्लांट जो किंगडम है उसका एम्फीबियन वर्ग। एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है, यानी कि जो जमीन पे भी हो और पानी पे भी में भी रह सके। तो ये पौधा क्या होता है, जमीन में भी उग जाता है और पानी में भी उग जाता है, तो दोनों जगह होता है। तो ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन जगत, एम्फीबियन बोलते हैं प्लांट किंगडम का, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा, इनमें से एम्फीबियन कौन है प्लांट किंगडम का, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो ब्रायोफाइटा होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कवक और शैवाल, इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कई बार, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एग्जाम में कन्फ्यूजन आ जाती है कि माइकोलॉजी किसका है और फाइकोलॉजी किसका है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक हिंट बताता हूँ कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, श को फ बोलते हैं, ठीक है, नेचुरली बोलते हैं वो, उनमें उनका कोई दोष नहीं होता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप भी एक बार श को फ बोल के देखिए, जैसे शैवाल को आप बोलो फैवाल, ठीक है। तो फैवाल से आप फाइकोलॉजी को जोड़ दो, फाइकोलॉजी, तो कवक बच गया, कवक की माइकोलॉजी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। कवक से क्या बनेगा, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है। दोस्तों इसमें बताना है मिरर किस टाइप का होता है। ये क्वेश्चन मैंने वैसे तो पहले ही वीडियो में कराया था, साइंस का जो पार्ट 1 था उसमें कराया था, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ दर्पण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्या आती है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि जो दांत वगैरह या ENT जो डॉक्टर होते हैं ना, ENT, ठीक है, ENT जिसको बोलते हैं ईयर, नोज और थ्रोट का जो डॉक्टर होता है, और डेंटल जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो सभी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, इसका प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों ये जो कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, उत्तल दर्पण, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग होता है जैसे साइड मिरर के रूप में हो जाता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर तो इसका साइड मिरर के रूप में ही सबसे बड़ा उपयोग माना जाता है, साइड मिरर के रूप में। अब देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें मैं जो बताना चाहता था वो क्या है कि भाई देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं दर्पण, और यहाँ मैं लिखूंगा लेंस, क्या लिखूंगा, लेंस। देखिए अवतल जो दर्पण होता है वो कैसे होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, अवतल यानी कि इसका जो तल है ना वो अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, जो शाइनिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ गया हुआ है। जबकि उत्तल यानी कि इसका जो तल है ना वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही प्रकाश की किरण इसकी तरफ आती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटर, सॉरी ये फोकस और ये सेंटर, जैसे कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये हमेशा फोकस से निकलती है, ठीक है। ऐसे ही इधर से प्रकाश की किरण आएगी तो ये फोकस से निकलेगी, ठीक है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी होती है, ये किरणों को कन्वर्ज करता है अपने, ठीक है, ये किरणों क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टी होती है किरणों को फैलाने की, ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है, ठीक है। इसका जो फोकस व सेंटर वगैरह किस तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं, फोकस और सेंटर इस तरफ होते हैं, क्योंकि देखिए जिस साइड गोलाई होगी, ठीक है, एक गोले का तो पार्ट होते हैं, उसमें से काटे हैं, तो इस तरफ इसको घुमाओगे तो फोकस सेंटर इसकी तरफ बनेंगे, इसको इस तरफ घुमाओगे तो इसके फोकस सेंटर इस तरफ बनेंगे, ठीक है। लेंस की अगर बात करें तो जो उत्तल लेंस होता है यानी कि कन्वेक्स जो लेंस होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है, वो ऐसा लेंस होता है, ठीक है। जबकि जो अवतल लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, ऐसा लेंस होता है, ठीक है।
इनको अगर दो को मिलाओगे, देखिए इस तरफ हो गया, इसको उल्टा कर दो इस तरफ हो गया, तो ये अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस इसको इस तरफ और इसको उल्टा करके इस तरफ मिलाओगे तो उत्तल लेंस हो जाता है। अब प्रॉपर्टी में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी जो इसकी जैसी है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जैसी है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जाता है कि इनकी इमेज कैसे कैसे बनती है। हमने इनके यूज़ देख लिए कि जो अवतल दर्पण होता है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, ENT करता है। ठीक है, और कहाँ पे किया जा सकता है दोस्तों, सोलर कुकर में किया जा सकता है, गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। अब ये चीज़ देखिए दोस्तों, जो ENT वगैरह डेंटल वगैरह हेडलाइट में कैसे यूज होता है कि जैसे आपकी कोई हेडलाइट है गाड़ी की, ठीक है, उसके पीछे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक जो बल्ब होता है ना बीच में, ठीक है, जो बल्ब लगा होता है, बल्ब के पीछे एक सर्कुलर सा सरफेस होता है, और ये क्या करता है, जैसे ही लाइट इस बल्ब में लाइट आती है ना, लाइट जलती है, तो ये क्या करता है, इसको ऐसे करके ये लाइट पीछे जाती है, कुछ तो आगे चली जाती है, कुछ लाइट पीछे भी जाती है, तो इस जो पीछे जाती है ना, ये इसको करके ऐसे करके बीम बना देता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज होता है अवतल दर्पण का, बीम बनाने का काम करता है। और जो डेंटल वगैरह जो जिनके सर पे लाइट लगी होती है ना, उसमें BC दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में यूज होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं हम और दर्पण की बात कर रहे हैं, तो इनके आपको पता होना चाहिए कि इनकी इमेज कैसे कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे पहले तो ये इनकी जो इमेज है वो 6 इमेज बनती है इनकी, और 2 इमेज बनती है इनकी। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखनी है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, ऐसे होता है, इसका ऐसे गोला बनेगा, तो इधर क्या होगा, इसका फोकस और सेंटर इसके इस तरफ होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए पोजीशन कितनी होती है, कहाँ कहाँ पे हम इमेज को पा सकते हैं और ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो देखिए एक तो सबसे पहले तो इन्फिनिटी होता है दोस्तों, इन्फिनिटी, जहाँ से किरण आ रही है दूर से ही। ठीक है, अब दूर से किरण आ रही है तो वो क्या करेगी, ऐसे आएगी, और ये आने के बाद कहाँ पे, फोकस पे मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ पर अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ से दूर से किरणें आएंगी तो इस तरह आएंगी और इस तरह फोकस पे मिल जाएंगी। तो जहाँ पर वो किरणें मिलेंगी ना दो, वहीं पर उसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर इसकी इमेज कहाँ बन गई दोस्तों, फोकस के ऊपर बन गई। ठीक है, पहला केस क्या है कि अगर इन्फिनिटी पे कोई चीज़ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में इसका आपने फिर उल्टा कर देना है कि अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फिर इन्फिनिटी पे बनेगी। फिर देखिए दूसरी पोजीशन जो कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, फिर आता है इन्फिनिटी से आगे आएंगे। ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सेंटर से पीछे अगर हम किसी इमेज को किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसे रखेंगे, ऐसे, ये फोकस से निकलेगी ऐसे। ठीक है, और फिर दोस्तों अगर हम फोकस से इसको ऐसे निकाल लेंगे किरण को, ऐसे आगे ये यहाँ मिल जाएगी, तो कहाँ बनेगी इमेज, यहाँ पर। यानी कि जब भी आपको बोले कि सेंटर के पीछे, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर के पीछे अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑलवेज फोकस एंड सेंटर के बीच में। ठीक है दोस्तों, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। फिर नेक्स्ट हम कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट हम रख सकते हैं यहाँ पे, सेंटर के ऊपर अगर रख दिया तो क्या होता है, ऐसे निकल जाती है किरणें और ऐसे आएंगी और ऐसे निकल जाएंगी और ये यहाँ मिलेगी। तो और इसको ध्यान रखना, अपने सेंटर पे अगर रखी है तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर पे ही बनेगी दोस्तों। ठीक है, सेंटर पे होगा जो सेंटर पे बनेगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, देखो दोस्तों, जब इसके सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ पे फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बन रही थी, यहाँ पे अगर हम सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो सेंटर के पीछे इमेज मिल जाएगी। इसका उल्टा हो जाएगा ये केस। ठीक है, तो सेंटर के पीछे क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर रखा तो ऐसे जाएगा और ऐसे करके ये ऐसे जाएगी, तो सेंटर के पीछे कहीं मिलेगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, फिफ्थ क्या है, अगर हम दोस्तों रख दें इसको फोकस पर। ठीक है, मैंने ये जो पहले वाला केस है ये बताया था कि इसका उल्टा होएगा कि अगर फोकस पे रख दें तो इन्फिनिटी पे बनेगी। यानी कि यहाँ पे हमने रखी है कोई चीज़, ठीक है, यहाँ से किरणें जा रही है तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी ना, सीधी सीधी बीम बन के जाएगी, सीधी सीधी। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगी नहीं तो इन्फिनिटी बोल देंगे उसको। तो दोस्तों 5 तो इसकी होती है ये इमेज। एक छठी बनती है अगर हम पोल, ये पोल होता है, पोल और फोकस के बीच में रख दें तो दोस्तों ये क्या होता है, देखो ऐसे जाएगी और यहाँ पे फोकस से निकल जाएगी। ठीक है,
और फिर दूसरी हम कैसे बना सकते हैं, दूसरी हम ऐसे बना सकते हैं। ये कहीं मिलेगी नहीं, ये दूर होती चली जाएगी। एक तो पैरेलल जाते हैं, एक दूर होती चली जाती है। जो किरणें दूर होती चली जाती है ना, फिर उसको हम सोचते हैं कि ये कहाँ मिलेगी, ये पीछे मिलेगी। ठीक है, तो जो किरणें हम सोचते हैं कि पीछे मिलेगी वो कैसी बनती है, फिर आभासी। इसके बारे में मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो छठी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, अगर हम फोकस एंड पोल के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी दोस्तों। ठीक है, अब बिहाइंड द मिरर वो यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, कितनी भी दूर बन सकती है, उसमें कोई दूरी नहीं आती। बस ये आता है कि बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब देखिए कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होगी, मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए समतल दर्पण जो होता है हमारा, समतल दर्पण में हमारे पास कैसी इमेज बनती है दोस्तों, समतल दर्पण के में हम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट दिखता है हमें इधर, लेकिन हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते किसी भी। ठीक है, हमें बस आभास होता है कि उस साइड कोई खड़ा है। ठीक है, हमारे जैसा ही। तो ये जो आभास होता है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जब आभास होता है सिर्फ हमें, तो उसको बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब दोस्तों इस आभासी प्रतिबिंब में यहाँ पे कौन कौन से आभासी प्रतिबिंब है, केवल एक लास्ट वाला जो छठा ना, ये आभासी है, क्योंकि मिरर के पीछे तो यही बन रहा है ना, तो ये आभासी है। बाकी सारे के सारे कैसे बनेंगे दोस्तों, वास्तविक बनेंगे। कैसे बनेंगे, वास्तविक। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, जो आभासी होगा तो वो सीधा होगा। अब हम प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में अपने जो इमेज को देखते हैं तो वो कैसे दिखता है, आभासी होती है वो और सीधी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने जितनी बार भी ऑब्जेक्ट को सीधा रखा वो नीचे इसकी इमेज बन रही है उल्टी। ठीक है, तो वास्तविक होगी तो उल्टी होगी इमेज, और आभासी होगी तो दोस्तों सीधी होगी। इसमें कई बार साइज भी पूछ लेते हैं, तो जितनी दूर से ऑब्जेक्ट हम रखेंगे साइज छोटा होगा, जितनी नज़दीक रखेंगे साइज बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखे हैं ना, तो साइज बहुत छोटा, बिल्कुल छोटा साइज बनता है। सेंटर के जब पीछे रखते हैं तो क्या होता है, सेंटर फोकस के जब बीच में थोड़ा छोटा साइज होता है, इससे छोटा साइज होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज होता है। जब सेंटर पे रखते हैं, सेंटर पे बनती है तो साइज हो जाता है समान। क्या होता है, समान, बराबर साइज होता है। जब यहाँ पे रखते हैं और इसके पीछे बनती है तो यहाँ पे देखो ये नज़दीक आ गया, सेंटर फोकस तो नज़दीक आ गया, और इमेज चली गई पीछे, तो फिर ये बड़ी बननी शुरू हो जाएगी, ये बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो फोकस पे जब रखेंगे, इन्फिनिटी पे जाएगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि बहुत दूर जाके मिल रहा है, तो बहुत बड़ी इमेज है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये थोड़ी सी इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं बड़ी बनेगी, बस इसमें लिखेंगे हम बड़ी इमेज प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों ये हमने अवतल दर्पण देखा। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण दोस्तों कैसा होता है, ऐसा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका सेंटर और फोकस ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, और ये सेंटर हो गया। इस तरफ हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन कितनी हो सकती है, कहाँ कहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो एक तो। ठीक है, यहाँ पे सेंटर नहीं है, फोकस नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस साइड है ना, तो इस साइड हम ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते। ठीक है, या तो बीच में कहीं भी रख लो, या इसकी दूसरी पोजीशन होती है इन्फिनिटी, यानी कि एक तो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं और दूसरी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी। तो दोस्तों जब इन्फिनिटी से कोई रे आती है ना, कोई भी किरण इन्फिनिटी से आती है तो क्या करता है, ये इसको फैला देता है। ठीक है, ये इसको फैला देता है, और आभास ऐसा होता है कि ये कहीं पे पीछे मिल रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे जो इन्फिनिटी जो आती है ना, ये पीछे फोकस पे मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फिगर में एक्यूरेट नहीं बन रहा, लेकिन कहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है, फोकस पे। तो जब इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे बनेगी। फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी जब हम रखेंगे तो ये कहाँ होगी, ऐसे जाएगी, और इसको हम ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों बिहाइंड द मिरर बोल सकते हैं इसको, और ये भी बोल सकते हैं कि ये पोल और फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में बनती है ज़्यादातर। और कैसी बनती है दोस्तों, साइज में देखिए, ये तो बिल्कुल छोटी। ठीक है, ये तो बिल्कुल पॉइंट ही बन गया, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल ही स्मॉल बनेगी। और ये थोड़ा क्या बोलेंगे, इसको छोटी बोलेंगे, ना कि बिल्कुल छोटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिल्कुल छोटी, इसको बोलेंगे केवल छोटी। इंग्लिश में इनके लिए क्या क्या वर्ड यूज़ किया जाता है दोस्तों, देखिए वास्तविक जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड। इंग्लिश वाले भी होते हैं दोस्तों, कई स्टूडेंट उनको कन्फ्यूजन आ जाती है कि क्या चल रहा है, तो मैं भूल जाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम होते हैं। तो दोस्तों वास्तविक और उल्टा, वास्तविक को रियल, उल्टा को इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड। आभासी क्या होता है? वर्चुअल। वर्चुअल अगर इमेज बनेगी तो वो ऑलवेज इरेक्ट होगी, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट के पेयर को याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड के पेयर को याद रखना, ठीक है। जब बहुत छोटी होगी तो हाईली डिमिनिश्ड आएगा, हाईली डिमिनिश्ड आएगा, और जब केवल छोटी तो क्या हम बोलेंगे उसको? स्मॉल बोल सकते हैं ओनली, ठीक है। तो और जब बड़ी इमेज बनेगी तो हाईली लार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। या केवल बड़ी बोलेंगे तो लार्ज इमेज बोलेंगे, ठीक है। सेम साइज बोल सकते हैं जब सेम साइज की बनेगी, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आपको यूज़ करने हैं दोस्तों। ये मिरर का कंसेप्ट है। अब ये देखिए, जितना भी मैंने मिरर का उत्तल और अवतल का बताया है, आप इनको क्रॉस कर दो कि अवतल का तो चले जाओ उत्तल लेंस में, और उत्तल का चले जाओ अवतल लेंस में, तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी सारी क्रॉस हो जाएगी। यही सारी इमेजेस वहाँ भी ऐसे ही बनती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अभी देखिए कन्वेक्स लेंस है। अब इसका क्या होता है? ये लेंस हो गए तो दोस्तों, इस लेंस का इस तरफ क्या होगा? फोकस होगा, इस तरफ सेंटर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं f1, और इसको बोल देते हैं सेंटर की बजाय 2f1, और इस साइड देखिए f2 और ये 2f2, ठीक है। ऐसे बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, इसका जो फोकस होगा ये होगा, और इसका सेंटर ये होगा। तो सेंटर क्या होता है? जो सेंटर होता है ना, वो इक्वल टू होता है 2f के, तो होता है जो फोकल दूरी है, फोकस जो दूरी है फोकल लेंथ, उसका डबल करेंगे तो सेंटर का आ जाता है हमारा डिस्टेंस। जितनी ये दूरी होती है उतनी ये दूरी होती है, तो इसलिए ये रेडियस होता है पूरी की पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस भी बोली जाती है, और इसको हम सेंटर इसलिए बोलते हैं कि ताकि यहाँ पर, जबकि यहाँ पर रेडियस होती है, तो जो रेडियस होती है दोस्तों वो क्या होता है? डबल ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस क्या होती है? डबल ऑफ फोकल लेंथ होती है। एक तो किरणें कहाँ से आ सकती है दोस्तों? देखिए इन्फिनिटी से आ सकती है। इन्फिनिटी से आएगी तो कहाँ मिलेगी? ये इसकी प्रॉपर्टी होता है कन्वर्ज करने की, ठीक है। ये हमारी आंखों में भी लेंस होता है, कन्वर्ज कर देता है। दूसरी देखिए, यहाँ पे हम रखें अगर, तो यहाँ से अगर जाएगी तो ये इसको फोकस में मिलाएगी, और इसको ऐसे निकाल लेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। यानी कि जब हमने अवे फ्रॉम सेंटर रखा, ठीक है, 2f2 के पीछे रखा, तो कहाँ पे बन रहा है? फोकस और 2f2 के बीच में बन रहा है। वहाँ पे भी क्या था? सेंटर के पीछे था, तो फोकस और सेंटर के बीच में बन रहा था। जब हम इसको रखेंगे फोकस पे तो क्या होगा? यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये आगे फोकस पे, यानी कि 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे मिलेगा, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे ही मिलेगा, इसके बीच में रखेंगे तो इससे पीछे जाएगा, फोकस पे रखेंगे तो आगे ये क्या करेगा? ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मिलेगी नहीं किरणें। एक ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, तो मिलेंगी नहीं ये, ठीक है। और जब इसको यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा? इसको ऐसे कर देगा, और ये ऐसे ये दूर दूर जाती जाएंगी, फिर ऐसा लगेगा ये पीछे मिल रही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन डैश का एक उदाहरण है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल यानी कि दोस्तों ये सब्जियों वगैरह जो होती है ना, पुरानी गली सड़ी सब्जियां होती है जो, ठीक है, उनको जब हम डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, कंपोस्ट के अंदर, तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, प्रतिस्थापन, रिडॉक्स, उष्मावशोषी या उष्मोत्सर्जी, एक्सोथर्मिक। तो राइट आंसर है डी, एक्सोथर्मिक। क्या होता है? कंपोस्ट में जब ये चीज़ें होती है ना दोस्तों, उसकी प्रोसेस चल रही होती है डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उसमें क्या होती है दोस्तों? ऊर्जा निकलती है, यानी कि हीट निकलती रहती है लगातार, ठीक है। ऐसा लगता है अंदर से गर्मी आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे हीट निकलती है इवोल्व होगी, एक्सोथर्मिक, एग्जिट होगी, हीट एग्जिट होगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी सारी की सारी। जैसे हम श्वास ले रहे हैं ना, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो वो भी एक प्रकार क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थोड़ी गर्मी पैदा हो रही है, तो एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट अंदर जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है दोस्तों। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो, दोनों जिसमें होगी वो होगी दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे आपको एक चीज़ याद रख सकते हो, लियोगर, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ऑक्सीजन होगी, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन होती है दोस्तों, ठीक है। वैसे ये कंसेप्ट आपको अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं?
दोस्तों रक्त की सबसे प्रचुर मात्रा में देखो न्यूट्रोफिल्स, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। अब देखिए एरिथ्रोसाइट जो होती है ना, इनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इरिथ्रो जो वर्ड होता है ना, इरिथ्रो, ये यूज होता है रेड के लिए। थ्रोम्बोसाइट क्या होती है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो वर्ड यूज होता है प्लेट्स के लिए, जो प्लेटलेट नहीं होती उनके लिए। और ल्यूको जो वर्ड यूज होता है दोस्तों, ये होता है WBC के लिए, जो वाइट ब्लड सेल होती है उनके लिए ल्यूको वर्ड यूज होता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, उनको हम ल्यूकोसाइट बोल देते हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखना, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। ब्लड में सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन होता है वो किसका होता है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट उसमें सबसे ज़्यादा मिलती है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, देखिए जो रेड ब्लड सेल होती है RBC और WBC। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो RBC का जीवन काल होता है वो कितना होता है दोस्तों, 20 से 120 दिन का RBC का जीवन काल होता है। और अगर पूछे WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन WBC का जीवन काल होता है। दोस्तों इनमें मुख्य कार्य अगर इनके पूछे जाए तो RBC का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, रेड ब्लड सेल का, तो O2 का ये क्या करती है दोस्तों, O2 का ट्रांसपोर्टेशन इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, RBC के अंदर क्या होता है, एक डाई होती है दोस्तों, एक डाई होती है, रंजक जिसको बोल देते हैं, जो इसको रेड कलर क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम हीमो, HAEMO, हीमो। यहाँ पे ये वर्ड आ जाता है तो ब्लड से रिलेटेड होता है। जैसे हीमो से बन गया हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। ठीक है, अब हीमेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, हीमेटोलॉजी। हीमो वर्ड एक्चुअली में है क्या, हीमो का मतलब होता है एक डाई है हीमो, जिससे रेड ब्लड सेल को रेड कलर मिलता है। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ता है दोस्तों, इसके साथ जुड़ता है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, लोह युक्त एक प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, लोह युक्त क्या बोल सकते हैं इसको, लोह युक्त प्रोटीन। तो एक हीमो यानी जो डाई है रेड कलर प्रदान करने वाली ये, और प्लस ग्लोबिन जुड़ता है तो बन जाता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही जो होती है दोस्तों वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, और ये क्या क्या कर सकती है, इसको ट्रैवल करवा सकती है ऑक्सीजन को। ठीक है, जबकि क्या होता है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पावर CO कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है कि हीमोग्लोबिन के साथ चिपक सकती है। इसलिए जो बंद कमरे में अंगीठी वगैरह नहीं जलानी चाहिए, ये बातें मैंने पहले वीडियो में बताई हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो इससे भी इसको फिर हटा के खुद इस पर ट्रैवल करने लग जाती है, और दिमाग में जब ये जाती है तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, तो आदमी बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मौत भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो हीमेटोलॉजी मैंने बताया, हीमो वर्ड जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हो गया, जो कि रेड ब्लड सेल से रिलेटेड है। तो अगर बात करें WBC का जो मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, रोगों के संक्रमण से ये शरीर को बचाती है। ठीक है, रोगों के संक्रमण से बचाती है। इसकी जो जीवन काल 2 से 4 दिन होता है ना, तो इसकी मृत्यु दोस्तों ब्लड के अंदर ही हो जाती है। लेकिन पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल जो होती है ना, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों। अगर बात करें कि RBC की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो प्लीहा, या इंग्लिश में बोल सकते हैं स्प्लीन। ठीक है, वहाँ पर इसको RBC का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, तो वहाँ पर RBC की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। बनती कहाँ पर है RBC, तो दोस्तों RBC अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा आपने बोन मैरो सुना होगा, बोन मैरो, तो बोन मैरो के अंदर ये बनती है। बोन मैरो कहाँ होता है, जो हमारी शरीर की पूरी हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ के अंदर जो खोखला स्थान होता है उसी को बोन मैरो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, वहाँ पर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है, माल फंक्शनिंग। माल दोस्तों ये डिफिशियंसी से रिलेटेड वर्ड होता है, माल जहाँ पर रूट वर्ड आए। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। एक संचय यानी कि एक्यूमुलेशन क्या होता है, संचय होता है, इन ब्लड विच इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं, यूरेमिया। अब डायलिसिस क्या होता है, जब किडनी खराब होती है तो बाहर से उसके रक्त को क्या करने के लिए, फिल्टर करवाने के लिए डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल डायलिसिस हमारे कैसे होता है, किडनी के द्वारा होता है, जो हमारी वृक्क बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो किडनी के द्वारा होता है। तो दोस्तों किडनी से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अपने याद रखना है कि किडनियाँ का जो वेट होता है वो पूछा जाता है, तो 140 ग्राम याद रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है, नेफ्रॉन, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो फंक्शनल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में
चिन्हित है। द बुक पब्लिश्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स मार्केट एज ए लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। दोस्तों चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी वो थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको आपने डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए डार्विन, अब देखिए डार्विन और लैमार्क, इन दो व्यक्तियों का नाम आता है बायोलॉजी में जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, जैसे ये बुक वगैरह या थ्योरी वगैरह। तो डार्विन की थ्योरी क्या थी दोस्तों? डार्विन ने बोला था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या बोला था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्ट करना है तो स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। जैसे जंगल में शेर वगैरह, बकरियां वगैरह क्या करती हैं, शेर दौड़ता है बकरियों के पीछे, बकरी अपनी जान बचाती है एग्जिस्टेंस के लिए, शेर अपनी उसको खाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उसको खाता है, ठीक है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। तो इसकी बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे लैमार्क की अगर बात करें तो लैमार्क ने क्या कहा था, इसकी जो बुक थी, पहले तो बुक देख लेते हैं। तो पहले इसकी बुक लिखते हैं फिलोसफिक जूलॉजिक, ये इसकी पुस्तक थी फिलोसफिक जूलॉजिक। इसने कहा था कि अंगों का जो उपयोग है, ठीक है, जो भी जानवर है, जीव जंतु है, उनमें जो परिवर्तन होता है अंगों में, उनके उपयोग के आधार पर होता है। जैसे जिराफ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जिराफ वो गर्दन को पेड़ पे क्या था, वो पहले उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन वो क्या था, ऊपर से पत्तियां खाता था। तो उसने इतना उपयोग किया गर्दन का कि उसने क्या किया, उसकी गर्दन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भी पत्ते खा सकता था, ठीक है। तो उसकी गर्दन किस लिए बढ़ी? लैमार्क ने थ्योरी दी कि उसने ज़्यादा उसका उपयोग किया। अभी देखिए जैसे पहले बोला जाता है कि बंदरों को पूंछ होती है ना, तो इंसानों को भी पूंछ थी, ठीक है। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इंसानों ने पूंछ का उपयोग नहीं किया, तो धीरे धीरे वो समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैंथेरा लियो क्या है? पैंथेरा लियो दोस्तों लास्ट वीडियो में जो हमने पॉलिटी की वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था पैंथेरा टिग्रिस, आपको अगर याद हो तो पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस से टाइगर हमने ये पढ़ा था। और पैंथेरा इनका समूह है, पैंथेरा जो स्पीसीज वगैरह लगा लो या इनकी प्रजाति लगा लो, ठीक है। उससे हमने पढ़ा था बाघ के लिए, ये वर्ड पढ़ा था हमने बाघ के लिए, ठीक है। अब देखिए पैंथेरा लियो, लियो से आप लायन को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो शेर के लिए जो वर्ड होता है ना साइंटिफिक, उसको बोलते हैं हम पैंथेरा लियो। अब पैंथेरा इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन पैंथेरा टिग्रिस आए तो टाइगर बाघ के लिए, और पैंथेरा लियो आए तो लायन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्षतः तापमान के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इसने रिलेशन बताया है। अब देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। डैश स्टेट्स दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। यहाँ पे डायरेक्टली जो वर्ड है ना दोस्तों, ये आपने इस पे फोकस करना है कि डायरेक्टली है और इनवर्सली, ठीक है। इनवर्स होता है उल्टा, ठीक है, डायरेक्टली होता है सीधा। यानी कि अब सीधे में क्या बोलेंगे, जो प्रेशर है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली यहाँ पे लिखा होता तो हम बोलते कि 1/T लिखते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी, ठीक है। अब डायरेक्टली में क्या होता है, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और ये घटेगी तो ये भी घटेगी, ठीक है। ये डायरेक्टली का रिलेशन होता है। और इनवर्सली का रिलेशन क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सीधा अनुपात, ठीक है, सीधा अनुपाती। और इसको बोलते हैं हम उल्टा अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों अभी देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। इसने रिलेशन बताया है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। दोस्तों प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन बताया था वो बताया था गे लुसेक नियम ने, ठीक है। गे लुसेक का नियम क्या है कि अगर गैस का प्रेशर बढ़ाया जाएगा या फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, पानी को हम गर्म करते हैं, ठीक है, कोई हमारा क्या है कोई कंटेनर है, उसमें हम पानी को गर्म करते हैं, इसके ऊपर हमने इसको ढक दिया, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये क्या बॉयल होता जाएगा, बॉयल होने के साथ साथ इसमें भाप बनती जाएगी, ठीक है। अब हम भाप बनाते जाएंगे, ये क्या होगा, एक बार इसमें इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो प्लेट को उठा देगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है दोस्तों। इसके साथ ही आपको एक दो नियम और याद रखने हैं। पहला जो नियम है वो देखिए दोस्तों, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P प्रेशर के, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर कोई गुब्बारा वगैरह उस पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। अगर उस पर प्रेशर रिलीज कर देंगे तो वो ज़्यादा फैल पाएगा,
तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इन्वर्सली रिलेशन होता है दोस्तों, ठीक है। प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा। दूसरा क्या है, चार्ल्स लॉ होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया था, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया था, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर से इसने प्लेट को उठा दिया। क्यों उठा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। प्रेशर के साथ वॉल्यूम का उल्टा रिलेशन होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर के साथ प्रेशर का उल्टा रिलेशन होता है। फिर देखिए एक चीज़ कि एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो का लॉ क्या कहता है कि किसी एक निश्चित वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के, वो समान होते हैं सभी में, ठीक है, ये बोलता है। तो यहाँ से एवोगाड्रो नंबर आपने याद करना है 6.022 × 10⁻23। यहाँ पे देखिए 22, 23, यहाँ पे भी कई बार 23 देते हैं, तो इनको आप मैच करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यौगिक क्या होता है दोस्तों, यौगिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि H2O जो बनता है, जैसे, ठीक है, वाटर बन गया, ये यौगिक होता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, तो दोस्तों इसको हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से यौगिक बोल सकते हैं। इसमें बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं या कोवलेंट बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर बॉन्डिंग बन के कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, ठीक है। अगर नया पदार्थ नहीं बनता दोस्तों, जैसे मिट्टी में हमने क्या मिला दिया, चीनी को मिला दिया, तो वो होता है मिक्सचर, ठीक है। लेकिन जब उनको उसमें बॉन्डिंग हो जाती है, केमिकली वो नया पदार्थ बन जाता है, तो फिर बोलते हैं उसको यौगिक, ठीक है। यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यह घटक पदार्थों के गुणधर्म को दर्शाता है। नहीं दोस्तों, यह घटक पदार्थों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता, मिक्सचर दर्शाता है। मिक्सचर में आपको मिट्टी और जैसे चीनी मिलाई है तो उनका टेस्ट भी आपको अलग से दिखाई देगा और उनके पार्टिकल भी अलग से दिखाई देंगे। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा वाटर के, मतलब वाटर में कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होगी कि हमें, जैसे वाटर हम पी रहे हैं तो उसमें हम अलग से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को थोड़ी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है, NaCl, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो नमक बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, ऐसे थोड़ी उसमें फिर क्लोरीन और सोडियम अलग से दिखेगा। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, तो स्थायी संगठन होता है, सदैव स्थायी होगा। H2O अगर इसी कंपोजिशन में हमेशा आपको पानी देखने को मिलेगा, चाहे आप समुद्र का पानी देख लो, चाहे आप नदी का देख लो, या फिर RO का देख लो। फिर देखिए, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, ये जैसे मिक्सचर होता है ना, इसको हम कई तरीके से अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी वगैरह को, नमक होता है पानी के अंदर मिला दिया तो उसको हम उबाल कर अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको केमिकल प्रोसेस से ही अलग किया जा सकता है, हाइड्रोजन को पाया जा सकता है, ऐसे नहीं हम इनको तोड़ सकते कि छान के या बॉईल करके अलग कर ले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी। दोस्तों, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। कहाँ पे होती है, ये टांग के अंदर होती है, घुटने से लेकर और जांग तक जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, यही सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे डैश कहते हैं। दोस्तों, रेटिना पे तो क्या होता है, आंख का जो हम देखते हैं ना, लेंस जो होता है हमारा, ये उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंख में, ठीक है, और ये रेटिना पे फोकस बनाता है। तो रेटिना जो होती है, इस पे तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व क्या करती है दोस्तों, ऑप्टिक नर्व तो संदेश लेके जाती है, जो ये फिगर बनता है ना यहाँ पे, ये संदेश लेके जाती है दिमाग के पास कि आंख ने क्या देखा है, वो उसको पता चलता है। फिर देखिए, आइरिस से क्या पता चलता है, आंख के कलर का पता चलता है, और कॉर्निया, इससे होकर दोस्तों प्रकाश गुजरता है, तो इसलिए कॉर्निया। और दान वगैरह जब देते हैं ना नेत्र में, तो उसमें भी क्या यूज होती है, कॉर्निया ही यूज होती है। नेक्स्ट देखिए, आंख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः घटती है, यह स्थिति डैश कहलाती है। अब देखिए, शक्ति का घटना, आंख में कौन सा लेंस होगा, ये लेंस होगा, यानी कि उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की शक्ति का कैसे घटेगी, अगर उत्तल लेंस दोस्तों मोटा हो जाएगा, अब मोटा होने से पावर बढ़ती है दोस्तों, कोई भी आदमी मोटा हो गया तो पावर बढ़ गई, ठीक है। अगर वो पतला हो गया तो उसकी पावर क्या होगी, घट गई दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अगर कोई भी लेंस है जैसे पतला होगा तो वो समतल यानी कि ग्लास की जैसे हो जाएगा, अगर वो पतला होगा तो। अगर उसमें
मोटापा है लेंस के अंदर तो उसकी पावर बनी रहेगी, ज़्यादा मोटापा आ गया तो पावर ज़्यादा आ जाएगी, कम मोटापा आ गया तो पावर घट जाएगी। जैसे ये ग्लास होता है, इसके अंदर तो लाइट सीधी निकल जाती है ना, कोई पावर नहीं इसके अंदर। अब ये क्या करता है, इसकी पावर क्या होती है, कन्वर्ज करने की। ज़्यादा मोटा लेंस हो गया तो बिल्कुल जल्दी कन्वर्ज कर देगा, ये रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला लेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर उसकी शक्ति घट जाती है, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो कम हो गई लेंस की, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अगर कम होगी तो उसकी कन्वर्जिंग पावर घट जाती है, यानी कि जो रेटिना होती है वहाँ पे फिगर बनाने के बजाय वो पीछे ही फिगर बनाता है, कहीं पे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के बजाय वो पीछे कहीं पे प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ऐसे में हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये भी समझना जरूरी है कि दूरदृष्टि दोष किसे बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे बोलते हैं। जब दूर की दृष्टि तो ठीक हो और नज़दीक का दिखाई ना दे तो दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। निकट की दृष्टि दोस्तों ठीक हो और दूर का दिखाई ना दे तो निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, और जब दोनों हो तो जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा और तेल में घुलनशील है, डैश इज सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल। दोस्तों फैट और ऑयल में सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, दोस्तों आपको याद रखना कि जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, ये तो जल में घुलनशील है। तो इसके अलावा जो भी बचेगा वो वसा और तेल में घुलनशील होगा, यानी कि विटामिन ए जो है, यहाँ पे बी का पार्ट है, बी का पार्ट है, ये सी है, तो बी और सी ये तो नहीं होंगे, तो विटामिन ए क्या हो गया, ये वसा और तेल में घुलनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिट्रोस्टेमोनी क्या है। हिट्रोस्टेमोनी, समान लंबाई के 6 पुंकेसर, समान लंबाई के 4 पुंकेसर, विभिन्न लंबाई। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे, देखिए हिट्रो से ही कर सकते थे। हिट्रो और होमो क्या होता है, जो सेम होता है उसको हम बोलते हैं होमो। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस यानी कि सेम कंपोजिशन का हर जगह जो होगा वो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। हिट्रोजीनियस जिसकी कंपोजिशन अलग अलग होगी, जैसे पानी के अंदर हमने चीनी घोल दी, ठीक है, वो हर जगह पे समान मीठा है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। अगर नीचे ज़्यादा मीठा है ऊपर कम मीठा है तो हिट्रोजीनियस बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी समान वर्ड है, इसमें भी समान वर्ड है, इसमें भी समान वर्ड है, तो होमो तो नहीं, ये होमो की बात हो रही है समान में, तो ठीक है, हमने पूछा है, इसने पूछा है हिट्रोजीनियस, तो हिट्रो में विभिन्न लंबाई, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। दोस्तों अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए जैसे कोई प्रकाश की किरण होती है, यहाँ पे देखिए आप मीडियम 1 और मीडियम 2, अपवर्तनांक क्या है, कोई प्रकाश की किरण आई और ये मीडियम 1 था, जैसे ये एयर थी और ये जल में चली गई दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो गया, मीडियम डेंस हो गया, ये अपने जो रास्ते से भटक गई, ठीक है, ऐसे मुड़ गई। अब यहाँ पे दोस्तों जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ही ज़्यादा ये अपने पथ से क्या करेगी, भटक जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम अपवर्तन, ठीक है दोस्तों। इसी के कारण पेंसिल जल में जो क्या होती है, मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देती है जब हम पेंसिल को जल में डालते हैं, ठीक है। बाल्टी की तली थोड़ी ज़्यादा ऊपर दिखाई देती है, ठीक है, अपवर्तन के कारण ही, और अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद तक हमें क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या दोस्तों, अपवर्तनांक इसमें किसका ज़्यादा है, जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा, तो इनमें सबसे ज़्यादा डेंस मटेरियल कौन सा है, हीरा है, तो हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों सबसे ज़्यादा, यानी कि हीरे एयर से जब हीरे के अंदर लाइट प्रवेश करती है ना तो बहुत ज़्यादा वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अराउंड 2.42 ऐसे कोई इसका अपवर्तनांक होता है दोस्तों, आप इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस है। दोस्तों कोयले की खान में विस्फोट पैदा करने वाली गैस होती है मीथेन गैस, ठीक है। इसकी क्या खासियत होती है, मीथेन गैस जैसे ज़मीन के अंदर कोयले की खान में जैसे कहीं पे भी फंसी हुई है, ठीक है, तो जैसे ही थोड़ी सी दरार मिलती है और वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो एकदम से ज़्यादा मात्रा में निकलने की कोशिश करती है वहाँ से, ठीक है, और क्या होता है, इससे ब्रस्ट हो जाता है, वहाँ पे विस्फोट हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मीथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में जल संवाहक ऊतक, मैंने बताया था जल को किससे जोड़ना है, जल को जोड़ना है अपने जाइलम से, फूड को फ्लोएम से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकल सेल एनीमिया डैश के कारण होता है। दोस्तों सिक्कल क्या होता है, द्रांति बोलते हैं, जैसे जिससे गेहूं वगैरह काटते हैं ना, जीरे वगैरह काटते हैं, तो सिक्कल उसको बोलते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया। एनीमिया होता है ब्लड की मात्रा कम, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, ठीक है। और वो कौन सा एनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल जो होती है वो सिक्कल यानी कि द्रांति के आकार की हो जाती है,
ठीक है, ऐसी हो जाती है रेड ब्लड सेल। तो वो किसका दोस्तों कारण होता है, वो उत्परिवर्तन का, म्यूटेशन का कारण होता है, उत्परिवर्तन का कारण होता है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम स्थिर करता है। दोस्तों राइजोबियम का जो रिलेशन बनेगा वो बनता है नाइट्रोजन के साथ, N2। जो जमीन में जो नाइट्रोजन होती है ना फंसी हुई, उसको स्थिर करता है, जिससे पौधा क्या करे, जमीन से नाइट्रोजन को ले ले। और ज़्यादातर ये दलहनी पौधों में होता है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीपा विषाणु मनुष्यों में डैश द्वारा फैलता है। नीपा विषाणु दोस्तों सूअर से फैला था, ठीक है। जैसे ये फैले थे ना, इबोला वायरस वगैरह चमगादड़ से फैले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है। दोस्तों हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा ऐसे करके एक जीव होता है, ठीक है, ऐसे करके, और उसमें बर्ड्स निकलती है, ठीक है। अमीबा क्या होता है, अमीबा तो टूट के 2 भागों में टूटता है, ठीक है, उसमें डिवाइडेशन होती है। लेकिन हाइड्रा में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होती है बडिंग के कारण, ठीक है। मुकुलन हिंदी में बोल सकते हैं बडिंग। इसमें बर्ड्स निकलती है और बर्ड्स निकल के ये बर्ड्स अलग हो जाती है, फिर एक नया हाइड्रा बना लेती है, ठीक है। ये बर्ड्स अलग होकर एक नया हाइड्रा बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या नाम दिया गया है। प्रोटीन विद कैटालिटिक पावर आर नेम्ड एज। दोस्तों इनको नाम दिया जाता है इंजाइम। हमारे शरीर में जितने भी इंजाइम्स होते हैं ना, वो क्या है, वो उत्प्रेरक शक्ति वाले क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यानी कि वो कैटालाइटिक पावर के साथ क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनको हम इंजाइम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है। दोस्तों मलेरिया का कारण क्या है, प्लाज्मोडियम। आप सभी ने पढ़ा होगा क्वेश्चन। देखिए लूसेंट जो है ना बुक आपका साइंस के, मेरे हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आएंगे दोस्तों। उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जितने अच्छे से लूसेंट को करोगे, लूसेंट में जितनी भी टेबल दी हुई है, ठीक है, उनको अच्छे से कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी।